हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री इस टर्म का डेफिनेशन और ओरिजिन कब हुआ वो देखते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री उस पोएट्री को बोला जाता है जो 17th सेंचुरी में जिसकी शुरुआत हुई, और इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल थीम्स, इंटेलेक्चुअल मतलब एजुकेशनल या एकेडमिकली इंक्लाइंड, या फिर उसमें ऐसा साइंस और रिलीजन की बात की जाती है, वो ऐसे सारे थीम्स उसमें डिस्कस किए गए। और इसका मेन थीम था कि इसमें कॉम्प्लेक्स मेटाफर मतलब बहुत ही डिफिकल्ट मेटाफर्स मतलब आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन इसमें किए गए थे। डिफिकल्ट कंपैरिजन का मतलब डिफिकल्ट कंपैरिजन से भी ज़्यादा ये कि ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाना जिनका आपस में कोई ताल्लुकात है ही नहीं, जिनका आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी। और इसमें ह्यूमन इमोशन के साथ ह्यूमन रीजन को भी ये किया गया, डिस्कस किया गया। रीजन मतलब लॉजिक या फिर जो रैशनैलिटी होती है ह्यूमंस की, उसको भी डिस्कस किया गया। ये जो टर्म है इसको सबसे पहले यूज किया था सैमुअल जॉनसन ने 18th सेंचुरी में, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में ये लोग लिख रहे थे, लिख के हो गया। उसके बाद जब उनको बाद में एक ग्रुप में कंबाइन करना था, स्टडी करना था, तब उसके लिए सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म यूज किया था मेटाफिजिकल पोएट। उन्होंने उनकी पोएट्री को ऐसे डिस्क्राइब किया कि इनकी पोएट्री मेटाफिजिकल है। और इस पोएट्री में इस टर्म के अंदर उन्होंने सैमुअल जॉनसन ने जॉन डन, हर्बर्ट, ये सब राइटर्स को इसमें इंक्लूड किया। और इन्होंने इनको इसलिए यूज किया क्योंकि उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे थे, ये सारे राइटर्स इलेबरेट मेटाफर्स यूज कर रहे थे, मतलब ऐसे मेटाफर्स यूज कर रहे थे, ऐसे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे जिसका आपस में कोई सेंस नहीं बनता। और साथ ही में वो फिलोसॉफिकल एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को वो इलेबरेट कर रहे थे या एक्सप्लोर कर रहे थे। तो टर्म इटसेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये टर्म ही ऐसी चीज़ें को दर्शाती है जो फिजिकल वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं रखती। जैसे मेटाफिजिकल, फिजिकल इज जो हमारी अभी की दुनिया है, हमारी अर्थ है या अर्थ पे जो सारी चीज़ें हो रही है वो। मेटा मतलब बियॉन्ड, ठीक है। तो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, तो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या, अपना ये सेलेस्टियल हेवन हो गया उसमें, या कोई ऐसी जो भी हमारे इमोशंस है या जो भी चीज़ें हम जिनको टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उनको सिर्फ फील कर सकते, वो सारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने सुना होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं उसमें। वो सारी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सारी एब्स्ट्रैक्ट है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में भी यही सब डिस्कस हो रहा था। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की बात, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जा रहा था। और इनके वर्क्स जो होते थे वो कैसे होते थे, इंटेलेक्चुअल होते थे। इंटेलेक्चुअल मतलब एकेडमिकली वो थोड़े इंक्लाइन होते थे। अभी इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड देखते हैं। तो 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्री एमर्ज होने का मेन रीजन था क्योंकि तभी ब्रिटेन में पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल था, ठीक है। तो इसके पहले क्या हुआ था, हेनरी 8 के पहले वो लोग कैथलिक थे, फिर हेनरी 8 ने रिलीजन चेंज किया, प्रोटेस्टेंट बन गए। फिर उसके बाद फिर से कैथलिसिज्म थोड़ा ऊपर आने लगा, फिर एलिजाबेथ वन आई। तो ये टाइम पे लोग काफ़ी इसमें थे कि क्या करना है, हमको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, कैथलिसिज्म फॉलो करना है या प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करना है। और साथ में ही पॉलिटिकल टर्मोइल भी थे क्योंकि चार्ल्स वन की डेथ के बाद थोड़े दिनों के लिए वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, ठीक है। तो फिर कुछ लोग ऐसे थे जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको, और जो पोएट्स मोनार्की को सपोर्ट करते थे उनको कैविलर पोएट्स बोलते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो इनको सपोर्ट करते थे, जिनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, और वो प्योरिटन्स थे। तो ये टाइम पे लोगों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन था कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको सपोर्ट करना है। तो वो जो फिजिकल वर्ल्ड में जब वो कंफ्यूज हो रहे थे तो दे टर्न टू मेटाफिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो रेल्म, अपर रेल्म में है उसको लेके वो उसके तरफ लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ गया। और साथ ही में 17th सेंचुरी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हो गया। काफ़ी सारे लोग, जैसे चार्ल्स डार्विन का थियोरी आया था,
फिर काफी सारे लोग इसको मतलब गॉड के अलावा भी एक अल्टरनेटिव है, तो अगर है तो फिर उसको भी डिस्कस करो या उसको भी स्टडी करो। ऐसे लोगों का इंक्लिनेशन हो गया। और साथ ही में ऐसे फिलोसफर्स भी थे, रेने डेज़ेक्रेट्स थे, जिन्होंने जो वर्ल्ड व्यू है, जो हम लोग जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, उस व्यू को चैलेंज किया अपने एसेज के थ्रू। और इसकी वजह से क्या हो गया, ये शिफ्ट इन थिंकिंग जो था लोगों का, जिसमें साइंस और रिलीजन फिर कैन दे एग्जिस्ट टुगेदर, या फिर उनको एक दूसरे मतलब हमेशा एक अपर एक्सट्रीम्स में ही रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन या फिर ये सारी थिंकिंग ने मेटाफिजिकल राइटर्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। और उसी की वजह से उनके जो पोइट्री है उसमें साइंटिफिक थीम्स भी है और साथ ही में रिलीजियस थीम्स भी है। काफ़ी सारे राइटर्स जो थे वो गॉड, आफ्टर लाइफ, ह्यूमन सोल, इनके बारे में बात करते थे। वो ये इसलिए भी वो डिस्कस कर कैथलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म भी उनके पोएम्स में हमें दिखता है, खास करके जॉर्ज हर्बर्ट की पोएट्री में। वो खुद एक क्लर्जी थे और वो क्लर्जी होने के साथ वो मेटाफिजिकल पोएट्री भी लिखते थे। तो वो हमेशा ह्यूमन का जो गॉड के साथ रिलेशन है या गॉड के का को मतलब वो वहां पे गॉड को भी एकदम ऐसे सुप्रीम बीइंग के जैसे भी नहीं दिखाते थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जितनी हमें गॉड की जरूरत है उतनी ही गॉड को भी हमारी जरूरत है। तो वो जो एक अपर बीइंग हम हमारे ऊपर ध्यान रखती है, उस वो जो नोशन को उन्होंने उनकी पोएट्री में चैलेंज किया। फिर फीचर्स क्या होते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री में, तो सबसे पहला है मेटाफिजिकल कंसेप्ट। मेटाफिजिकल कंसेप्ट मतलब ये है कि कोई ऐसे दो चीजों को साथ में यूज करना जिनका आपस में कोई मतलब नहीं बनता। जैसे जॉन डन की एक पोयम है द फ्ली। फ्ली मतलब वो इंसेक्ट होता है ना, मक्खी बोल सकते हो आप उसको। तो उन्होंने उस पोयम में द फ्ली में उन्होंने ये बोला, मतलब उसमें दो कैरेक्टर से, तो वो जो मैन है वो उस वुमन को परस्यू कर रहा है, मतलब उस पर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की उसको भाव नहीं दे रही। तो फिर ये क्या करते हैं, वो जो आदमी है वो बोलता है कि ठीक है तुम मुझे ऐसे मना करते हो चलेगा, लेकिन फिर हम लोग का एक्चुअली मिलन तो हो गया, क्योंकि वो मक्खी ने पहले तुम्हें काटा फिर उसने मुझे काटा, तो वो मक्खी के पेट में हम दोनों का ब्लड मिल गया। तो फिर इवन दो हम लोग रियलिटी में एक दूसरे से अलग है, बट इन फिजिकल मेटाफिजिकल रेल्म हम लोग एक हो गए हैं। अभी इन दोनों बातों का कोई मतलब बनता नहीं है। ऐसे कोई मतलब एक मक्खी को तुम अपने प्यार से या अपने मैरिज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता उन सब चीज़ों का। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे ही एकदम फार फेस्ड इमेजरी यूज करते थे, ऐसे ही कंसीट्स यूज करते थे अपनी पोएट्री में। तो ये मतलब मेटाफर के भी ऊपर का टर्म हो गया। ये कंपैरिजन ही कर रहे हो लेकिन एकदम एक्सट्रीम कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसी ये जो कंसीट होता है उसको मेटाफिजिकल कंसीट भी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल थीम्स मतलब इनके पोएट्री में हमको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जैसे लव की बात करेंगे, वो डेथ की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट की जो पोयम है पुली, उसमें वो इसके बारे में बात करते हैं वो, कि गॉड कैसे मतलब हम ह्यूमन सफरिंग, गॉड ह्यूमंस को सफरिंग क्यों देता है, परेशानी क्यों देता है, ताकि लोग उसको याद करें। अगर गॉड उनको सारी चीजें अच्छी दे देगा ह्यूमंस को, तो वो कभी भगवान के पास जाएंगे नहीं। जैसे एनिमल्स को देखो, उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम्स लेकिन अपने जैसे नहीं है, तो वो गॉड की तरफ इंक्लाइन नहीं होते या वो गॉड को पूछते नहीं है या उनका कोई भगवान नहीं है। लेकिन हमें भगवान की जरूरत है। तो फिर हमें भगवान की जरूरत ज्यादा कब होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तभी हम लोग ज्यादा करके भगवान का नाम लेते हैं कि एग्जाम आ रहे तो चलो अच्छे से पूजा पाठ कर लो। तो फिर इस पोयम में हर्बर्ट यही बोलते हैं कि भगवान हमको जानबूझ के प्रॉब्लम्स देता है ताकि हम उनको याद करें। फिर विट एंड पैराडॉक्स का यूज करते थे। विट मतलब ह्यूमर होता है या सार्केज्म की बात कर सकते हो, या फिर पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज की ब्लैक एंड व्हाइट जैसे कैसे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे को। तो ये सारी चीजें वो अपने प्लेज में या सॉरी नॉट प्लेज में, पोएम्स में वो डिस्कस करते थे।
जैसे जॉन डन की पोयम है अ वैलेडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इसमें वो वर्चुअस सेपरेशन की बात करते कि कैसे अगर कोई क्लर्जी है तो फिर उनके लिए लव इज फॉरबिडन, ठीक है, उनको सेलिब्रेट ही होना चाहिए, लेकिन कैसे वो भी उस लव उसको भी ट्रांसेंड कर देता है। या फिर अगर कोई दो लोग एकदम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो दोनों फिजिकली एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन देयर इमोशंस दे आर टुगेदर, या इन देयर माइंड दे आर टुगेदर। तो इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है कि तुम एक दूसरे के दूर भी हो लेकिन उतने ही तुम एक दूसरे के क्या हो, पास भी हो। इरेगुलर मीटर एंड रिदम, इनका कोई एक प्रॉपर मीटर में बात नहीं करते वो, या प्रॉपर रिदम फॉलो नहीं करते वो, उसमें कुछ भी राइम स्कीम यूज कर रहे हैं, जैसे कभी वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखेंगे या फिर बीच में कोई अलग से मीटर लेके आएंगे, या फिर कभी कभी वो जानबूझ के एक ही मीटर में लिखते थे ताकि उसमें एक उसको मतलब जैसे अभी देखो जब शेक्सपियर आयम्बिक पेंटामीटर यूज करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उनको पोयम को एक लिरिकल क्वालिटी देनी है, लेकिन डन वगैरह जब मीटर्स यूज करते हैं तो उनको वो पोयम मोर इंटेलेक्चुअल बनानी है या फिलोसॉफिकल बनानी है। डायरेक्ट और ड्रामेटिक टोन, तो इसमें जो पोएट्री में जब कोई बात करता है, जॉन डन या फिर हर्बर्ट वगैरह ये सब अपनी पोएट्री में बात करते हैं तो वो डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं, अभी जैसे फ्लीम है वो डायरेक्टली बोल रहे थे कि हम लोग तो आपस में मिल ही गए, लेकिन अगर कोई शेक्सपियर वगैरह ऐसे नहीं लिखते, वो इनडायरेक्टली बात करते या इनडायरेक्टली दिखाते, जैसे पहले के मूवीज में कैसे अगर किसिंग सीन दिखाना होता तो वो फ्लावर्स दिखाते थे, अभी के मूवीज में वो डायरेक्टली बात करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री भी समवट अभी के मूवीज के जैसी है, वो डायरेक्टली बात करते हैं, जो भी चीज है वो डायरेक्टली बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे है। तो जैसे डन की पोयम है डेथ बी नॉट प्राउड, तो इसमें वो डायरेक्टली डेथ को ही एड्रेस कर रहे हैं। अभी डेथ इज समथिंग बहुत हॉरेंडस टॉपिक है जिसपे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो डायरेक्टली पूरा डिस्कशन कर रहे हैं डेथ के साथ कि ओके ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, या तुम ऐसे आओगी या ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी। फिर अभी देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर्स कौन थे और उनके वर्क्स क्या क्या है। तो जॉन डन सबसे मेन पोएट है और उनके वर्क्स है द फ्ली, अ वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट प्राउड, ये सारे पोएम्स उन्होंने लिखे थे और इसमें वो काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे लिखते थे, जैसे वो लव के बारे में बात करते हैं, वो डेथ के बारे में बात करते हैं, वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं और वो मेटाफिजिकल कंसीट भी यूज करते हैं। और इनके पोएम्स में हमको इंटेलेक्चुअल रीजनिंग मतलब एक लॉजिक भी दिखेगा और साथ ही में इमोशन, एक पैशन भी दिखेगा। जॉर्ज हर्बर्ट का फेमस पोयम है द पुली और द आल्टर, और इनकी बिकॉज जॉर्ज हर्बर्ट वो खुद एक क्लर्जी थे तो उनकी पोएम ज़्यादा फिलोसॉफिकल होती है और स्पिरिचुअल होती है, और इसमें भी वो मेटाफिजिकल आइडियाज जैसे थीम्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। और साथ ही में ना हर्बर्ट की पोएम्स पिक्टोग्राफिकली भी होती है, मतलब उनके पोएम का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि हमको उसमें एक इमेजरी दिखेगी, तो अगर वो विंग्स के बारे में बात करनी है तो फिर वो विंग के स्टाइल में ही वो पोएम लिखेंगे, ठीक है। फिर एंड्रू मार्वेल, इनका फेमस वर्क है टू हिज कॉयमिस्ट्रेस द गार्डन, इनमें भी वो काफी विटी लाइंस में वो पोएम लिखते हैं और वो मेटाफिजिकल कंसीट ऑब्वियसली उसमें यूज करते हैं, और इसमें वो लव, टाइम, पॉलिटिक्स इन सब के बात करते हैं। एंड्रू मार्वेल इस ये थे वो इसको सपोर्ट करते थे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ऑलिवर क्रॉमवेल को के काफी सपोर्ट में लिखते थे वो, तो उनकी काफी सारी पोएम्स वैसे भी है जो उन्होंने क्रॉमवेल के लिए लिखी थी, तो पॉलिटिकल कमेंट्री भी वो करते थे। रिचर्ड क्रैनशॉ, इनका फेमस वर्क है द फ्लेमिंग हार्ट ऑन द वुंड्स ऑफ आवर सेवियर, तो इनके पोएम्स में हमको काफी रिलीजियस और स्पिरिचुअल फॉर्म में वो लिखते थे, और उनकी पोएट्री में जो पैशन होता था वो ज्यादा लव के तरफ नहीं होता था, मिस्टिसिज्म को लेके हुआ था, रिलीजन को लेके होता था। हेनरी वॉन का वॉन एक पोएट है, उनके फेमस पोएम्स है द वर्ल्ड, द रिट्रीट, इनके पोएम्स में वो नेचर के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन सोल के बारे में बात करते हैं। इनकी पोएम्स डन के पोएम्स से थोड़ी कम इंटेलेक्चुअल होती है, वो रीजन या लॉजिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादातर उन्होंने ध्यान
ह्यूमन इमोशंस पे ही दिया है। अभी देखते हैं अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग कैसे जॉन डन की जो पोयम है वो कैसे एक मेटाफिजिकल पोयम है। तो उसमें वो जो स्पीकर होता है वो अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है, तो फिर वो उसको बोलता है कि देखो अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरे लिए ज्यादा रोना मत। मून करना मतलब किसी के एब्सेंस को लेके दुख जताना। तो मूनिंग ज्यादातर इनकी होती है, जो लोगों की डेथ होती है ना उनको मोन करते हैं, उनकी एब्सेंस को याद कर करके रोते हैं। तो वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन अभी तुम ज्यादा रो मत, क्योंकि हम लोग इवन दो फिजिकली एक दूसरे से दूर रहेंगे लेकिन स्पिरिचुअली हमारा लव जो है वो हम दोनों को साथ ही में रखेगा। तो इसमें वो मेटाफिजिकल कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, वो कंपास की बात करते हैं। कंपास पता होगा ना आपको, जो डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। तो वो कंपास को यूज करता है ये दिखाने के लिए अपने अपने और अपनी वाइफ का के बीच का जो कनेक्शन है उसको दिखाने के लिए वो बोलता है। तो वो बोलता है कि वो एक सेंटर है, मतलब वो बीच का है, वो जो एरो होता है ना उसको जिस एंड में पकड़ा है, बीच का वो जो पॉइंट है वो पोएट है या फिर वो नरेटर है। और उसकी वाइफ जो है वो घूमती रहती है, यहाँ पे जा रही है वहां पे जा रही है, लेकिन वो कनेक्टेड तो इसी बीच के पॉइंट से है ना। जैसे आप अगर वॉच को भी देख लो, ठीक है, तो उसके वो जो हैंड्स है वो मूव होते रहते हैं, मिनट हैंड मूव करेगा, सेकंड हैंड मूव करेगा, या वो आर हैंड भी मूव करेगा, लेकिन आखिरकार वो कनेक्टेड तो वो मिडल पॉइंट से ही है ना। तो वो उसी पॉइंट को अपने मतलब उसी लॉजिक को अपने और अपने वाइफ के रिलेशन से कंपेयर करते कि हम लोग कितना भी घूमे, हम लोग कितना भी एक दूसरे से दूर जाए, लेकिन हम लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसमें वो फिलोसॉफिकल और इमोशनल इसके भी बात करते हैं, वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं एक दूसरे को। मतलब वो ये बताते हैं कि जब दो लोग प्यार में होते हैं और उनको जब साथ ही में एक दूसरे के रहना होता है तब वो सुपरफिशियल लव होता है, ठीक है। मतलब जब तक तुम एक दूसरे के पास हो तब तक ही तुम्हारा प्यार है, एक दूसरे से दूर चले गए फिर तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि वो सुपरफिशियल लव है। और सच्चा लव क्या होता है, जो स्पिरिचुअल होता है। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर रहो फिर भी तुम एक दूसरे से एक्चुअली कभी दूर नहीं हो पाओगे, तुम हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहोगे। तो जो स्पिरिचुअल लव जो होता है वो डिस्टेंस से अनअफेक्टेड रहता है, मतलब कितना भी डिस्टेंस आए तुम दोनों के बीच में, तुम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी। फिर इसमें मेटाफिजिकल फीचर क्या है, इसमें कंसीट यूज हुआ है, वो कंपास को यूज किया है, एक ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्शन देखने का, जिसको जिसको डन ने अपनी पोएट्री में यूज किया है लव के साथ कंपेयर करने के लिए। विट एंड पैराडॉक्स, इसमें दो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को दिया गया है। जैसे यहाँ पे वो ये बोलता है कि जो डिस्टेंस है वो हम दोनों को और पास लेके आएगा। तो अगर वैसे हम लोग वोकैबुलरी वाइज देखें तो डिस्टेंस और क्लोज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आइडिया है, ठीक है, पैराडॉक्सिकल है, लेकिन वहां पे वो इनको साथ में लेके आता है, वो इनको फ्यूज करता है। वो ये बोलता है कि डिस्टेंस हम दोनों को और दूर नहीं लेके जाएगा, बल्कि हम दोनों को क्या करेगा और नजदीक लेके आएगा एक दूसरे के। फिर ये पोएम में जो मेटाफिजिकल पोएट्री का एक फाइन एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कंसीट यूज हुआ है, इसमें इमोशनल डेप्थ है, इसमें इमोशनल रेजोनेंस है। मतलब ये जो लॉजिक उन्होंने दिया है तभी का कि जो डिस्टेंस हमको और पास लेके आएगा, ये तो अभी भी है ना। मतलब ऐसे नहीं कि वो 17th सेंचुरी तक ही लगता था, अभी भी कुछ कपल्स होंगे उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी काम करते होंगे। तो उसको एक इमोशनल रेजोनेंस भी है, वो अभी तक लोग उसको मतलब उसमें एक यूनिवर्सलिटी है, अभी भी वो चीज एप्लीकेबल है हम सबके लाइफ में। और इसमें वो उसकी जो पर्सनल फीलिंग है उसको वो फिलोसॉफिकल डायरेक्शन में के बारे में डायरेक्शन देता है और लव और सेपरेशन की बात करता है। जैसे लव को स्पिरिचुअल लव के बारे में बता रहे हैं और सेपरेशन को वो एक पॉजिटिव थिंग बता रहे हैं, निगेटिव थिंग नहीं बता रहा। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा और समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।